नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज अपना पहला क्लास होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और जो भी लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जहां भी जिसके टॉपिक हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है ये क्लास आज का। और दोस्तों, आज हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी हम टॉपिक आज की डेट में क्लियर कर सकेंगे वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे जो है पूरा कवर करें। ठीक है साथियों, तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 1 की, जो हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट या उससे पहले हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो नेम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको एक्सप्लेन करेंगे और जो सब्जेक्ट की जो परिभाषा है उसको हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों। आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है ये क्या है दोस्तों, ये अभियंताओं की भाषा है। किसकी? अभियंताओं की क्या है ये दोस्तों? भाषा है। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स का मतलब क्या हो गया? अभियंताओं की भाषा है। नॉन वर्बल लैंग्वेज या अनवर्बल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना बोले जाने वाली भाषा है। जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कॉम्बिनेशन किया है जिससे कि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकेंगे और आसानी से इस टॉपिक को आप क्या कर सकेंगे? क्लियर कर सकेंगे। तीसरा लाइन आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यह एक सार्वभौमिक भाषा है। कैसी भाषा है? सार्वभौमिक भाषा। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहें इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं से भी पढ़ें, चाहे आप इंडिया से पढ़ें, जापान से पढ़ें, चाहे आप इंग्लैंड से पढ़ें, कहीं भी अगर जाकर के आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो ये जो है आपको सेम मिलेगी। मतलब ये सार्वभौमिक भाषा है, यानी चाहे आप डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई कुछ भी कर रहे हैं तो भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अब हम बात करें कि इस भाषा की आवश्यकता क्यों है, तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे की ओर ले चलता हूं दोस्तों कि हमें क्या करना है। देखिए इसमें आप जब इसको देखेंगे पेज नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी आप अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, यानी कम्युनिकेशन क्या है कि इसके अंदर हम हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्या है? इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स को संप्रेषित कर सकते हैं। संप्रेषित करने का मतलब ये हो गया हम किसी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सेंडर यानी भेजने वाला होता है, एक रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला होता है, और इन दोनों के बीच में होता है क्या? इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी सूचना है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। कम्युनिकेशन के अंदर हम आगे और देखना चाहें तो इसमें आप देखेंगे, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपनी भावनाओं या जानकारी को, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, या आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, या आप संचार ही वह मुख्य चीज है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से क्या करती है? अलग करती है। हालांकि कम्युनिकेशन अन्य प्राणियों में भी होता है, जिसमें जीव मात्र है उनमें भी होता है। जैसे आप देखते हैं हम उनकी फीलिंग्स को समझते भी हैं। आजकल आपने घर में कोई छोटा कुत्ता पाल लिया हमने, या हमारे घर में गाय है, ठीक है, आप उसको जितना प्यार देते हैं उसकी भी कम्युनिकेशन हमारे थ्रू होती है, अनवर्बल टाइप ही होती है। लेकिन यहाँ का इसका जो कम्युनिकेशन का जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, आप वो देखिए कि आपको यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का एक सबसे अच्छा जो रास्ता है वो किसके द्वारा आप कर सकते हैं? कम्युनिकेशन लैंग्वेज के द्वारा। तो लैंग्वेज में जैसे क्रम से हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे साथियों कि सबसे पहले लैंग्वेज जैसे कि साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का मतलब ये हो गया दोस्तों इशारे में, यानी हमने कोई भी साइन दिया और उससे उसको समझा। जैसे अभी अपने
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी इशारा अगर आप करते हैं तो उसके द्वारा जो लैंग्वेज होगी वो होगी साइन लैंग्वेज। फिर होता है ग्राफिकल लैंग्वेज। अब ग्राफिकल लैंग्वेज के जब हम डिटेल में आएंगे, क्योंकि हमें पहले ये जानना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मूल कहाँ से है, जड़ कहाँ से है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। खाली ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले पढ़िए ड्राइंग शीट, उसके बाद में पढ़िए ड्राइंग बोर्ड, नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जब तक उसका एक सिरा नहीं पकड़ेंगे तब तक दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ग्राफिकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, हम जो लिखते हैं उसे कहे रिटन लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। ये इतनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब हम दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए भाषा के तौर पर। ठीक है, ग्राफिकल लैंग्वेज का फिर आगे डिवाइडेशन कर दिया गया दो भाग में, एक तो किया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक किया गया मॉडर्न आर्ट। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मॉडर्न आर्ट। अब मैं यूं कहूं कि सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग या सिर्फ ड्राइंग की अगर बात करें तो सिर्फ ड्राइंग के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होगा, क्योंकि मॉडर्न आर्ट भी ग्राफिकल लैंग्वेज का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न आर्ट जो होती है उसमें क्या क्या आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या आएगा। तो यहां पर मैंने नीचे पेड़ आरेख नहीं बनाया है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को तो हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न आर्ट में कौन कौन सा आता है, एक तो आएगा ऑयल पेंटिंग और दूसरा आ जाएगा कौन सा, वाटर पेंटिंग। ठीक है, जो कि आप स्कूल वगैरह में या जब भी आपके यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन होता है तब आपने देखा होगा, तो जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और दीज पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स होती है वो। उसके बाद हम बात करें वोकल लैंग्वेज, तो वोकल लैंग्वेज में विद अल्फाबेट्स हो गया और विदाउट अल्फाबेट्स बोल करके जो भी हम लैंग्वेज है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था दोस्तों, लैंग्वेज का पार्ट। तो किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हमारे कोई भी एक इंजीनियर्स है, उस इंजीनियर के अंदर अगर कोई फीलिंग्स है, अगर कोई भावनाएं हैं, अगर कोई विचार है, कोई जानकारी है, उसका अगर उसने कम्युनिकेट करना है तो उसको आवश्यकता होगी किसकी दोस्तों, उसको होगी लैंग्वेज की। अब एक इंजीनियर हजारों ट्रेनीज को या हजारों टेक्निकल पर्सन को या अपने असिस्टेंट को वोकल लैंग्वेज के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करना है, उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होगी, इसको वोकल या वर्बली बोल करके बताना संभव नहीं है। इसलिए वो किसका सहारा लेता है, इसलिए वो सहारा लेता है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज। दोस्तों क्वेश्चन बनना अब स्टार्ट हो गया है। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठेगा वो ऐसा उठेगा कि उसमें यही पूछा जाएगा आपसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो आपका आंसर होगा क्या, ग्राफिकल लैंग्वेज। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार रहती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये ग्राफिकल लैंग्वेज है, लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, क्या करने के लिए, प्रभावशाली, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच इज ऑल्सो यूज रिटन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभावशाली अगर आपने संचार करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इस ग्राफिकल लैंग्वेज के अंदर एक चीज ऐड हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। क्या, कौन सी चीज ऐड हो जाएगी, तो ये जो मैंने येलो किया हुआ है यानी रिटन लैंग्वेज जो है। कहने का मतलब ये हुआ वो क्वेश्चन की थ्योरी पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन की भाषा पर डिपेंड करेगा। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, वो बुक्स को पढ़ते हैं या कहीं से क्लास लगाते हैं तो उसमें सिर्फ इतना बताया गया होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, अनवर्बल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज और ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज तो है, ठीक है, अगर साधारण सीधा प्रश्न पूछा जाए कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये क्या है, इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज, यह एक ग्राफी है, भाषा है, ठीक है। लेकिन इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए इसको अंदर क्या यूज किया गया, तो इसमें रिटन लैंग्वेज को भी साथ में ऐड कर दिया गया। अगर आपको एग्जाम में ये इफेक्टिव वाला भाग दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, इफेक्टिव वाला क्वेश्चन के अंदर, यानी प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, तब आपको ऑप्शन में ग्राफिकल प्लस रिटन, ऑप्शन क्या होंगे, ओनली ग्राफिकल, ग्राफिकल प्लस रिटन, ग्राफिकल प्लस रिटन प्लस ये अपने चलचित्र वगैरह। जैसे हम बात करें, देखो तीन चीजें हैं दोस्तों, तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो हमारा रेडियो, एक हमारा न्यूज़पेपर और तीसरा हमारा टेलीविजन, टीवी। तीनों में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेशन तीनों से ही हो रहा है, लेकिन सबसे पहला कम्युनिकेशन आप रेडियो से अगर आप बात करें, रेडियो से अगर आप सोचेंगे तो रेडियो में सिर्फ क्या होगा, उसमें कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, आप जो भी विचार उसके अंदर है वो वर्बल है, बोले जा रहे हैं, सुनते हैं हम उसको।
न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आइडियाज हैं उसके अंदर ग्राफिकल भी होता है और रिटन लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। लेकिन जो अपना हमारा टेलीविजन है, जो हमारा टीवी है, हम जो देखते हैं उसके अंदर क्या है, उसमें ग्राफिकल भी है, उसके अंदर वर्बल भी है, मतलब बोल भी रहा है, उसके अंदर चित्रीय भी है, चलचित्र भी दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, तो वीडियोस भी है। तो ये सब तीनों कम्युनिकेशन के 3 एग्जाम्पल मैंने आपको अलग अलग बताए। तो उसी प्रकार जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर ये एक ग्राफिकल लैंग्वेज है और इसे इफेक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर कौन सा ऐड कर दिया गया, रिटन लैंग्वेज। तो ध्यान रखना साथियों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्राइंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या कहीं भी हमने पढ़ा है तो अक्सर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है मैंने यहां पर अक्सर लिखा क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को यह पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ड्राइंग, तो वो बताने लग जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। नहीं, मैंने पूछा टाइप्स ऑफ ड्राइंग, नॉट ए टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब मैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछूंगा तब आपको यह बताना है कि वो किस प्रकार की होती है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार की है, एक आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग और दूसरा होता है कौन सा दोस्तों, टेक्निकल ड्राइंग। यानी कोई भी ड्राइंग है वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई होगी, बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है, या पहाड़ों का सीन दिखा रहे हैं, महिला बैठी हुई है, ठीक है। इस तरीके के जो सीन होते हैं, गाय भैंस कुत्ता शाम को घर की तरफ दौड़ रहा है, ये सारी कौन सी है, आर्टिस्टिक ड्राइंग है, ठीक है। और टेक्निकल ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग मतलब तकनीकी, जो आप पिछले साल 2 साल 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी कौन सी है, टेक्निकल ड्राइंग। अब टेक्निकल ड्राइंग के अंदर अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ ड्राइंग और टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों ही स्लाइड्स को पास में रखा है ताकि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो कि पीछे जो पढ़ाया था वो क्या था और अब जो सर बोल रहे हैं वो क्या है। तो आप अच्छे से इस चीज को देखिए कि मैंने इस बार जो लिखा है वो क्या लिखा है दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी ड्राइंग है, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग। आर्किटेक्ट जो बनाता है, तो आर्किटेक्ट क्या बनाता है, आर्किटेक्ट यही बनाएगा, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कोई भी आर्किटेक्ट है या कोई भी ड्राफ्टमैन है वो टेक्निकल ड्राइंग से रिलेटेड होगा। तो आपको मेनली जो याद रखना है, मेन टाइप्स हैं। ऐसे तो आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग की हर एक फील्ड में ड्राइंग्स के टाइप्स मिलेंगे आपको कि ये भी एक ड्राइंग्स का टाइप है, टेक्निकल ड्राइंग का टाइप है। लेकिन साथियों ये जो है वो क्या है, मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन विच वन ऑफ द नॉट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आपके सामने ये 4 हैं ऑप्शन में तो आपको प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि ये तो सामने दिया गया है कि ये तो मेन टाइप्स हैं इसके अलावा अगर कोई 5वां ऑप्शन हो तब आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आपको पूछा गया है कि कौन सा पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है और निम्न में से कौन सा है, तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम साथियों इसका आंसर जो है वो करेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखेंगे तो इसमें हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें दिया गया है ड्राइंग पेपर। तो हमने अब तक के इस 12 मिनट के लेक्चर में ये पढ़ा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, आवश्यकता क्यों हुई इसकी, क्योंकि कम्युनिकेशन करना था और कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो एक लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है। लैंग्वेज कितने प्रकार की है, साइन लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज है, अनवर्बल लैंग्वेज है, वोकल लैंग्वेज है, बोले जाने वाली भाषा है, ग्राफिकल लैंग्वेज है। ग्राफिकल लैंग्वेज में आगे आकर के हमने 2 डिवाइडेशन कर दिए, कौन कौन से, एक तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और एक ऑयल पेंटिंग्स वगैरह, और ये ड्राइंग हो गई, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया हमारा टॉपिक इक्विपमेंट एंड मटेरियल। इक्विपमेंट एंड मटेरियल के अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ड्राइंग पेपर को हमने लिया है, तो आपको पहले तो ये डिफरेंस पता हो कि इक्विपमेंट क्या होते हैं और मटेरियल क्या होता है। दोस्तों इक्विपमेंट वह चीज होती है जिसको आप बार बार प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे आपका सेट स्क्वायर हुआ, जैसे आपका मिनी ड्राफ्टर हुआ, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड हुआ, ये आप बार बार इसको काम में लेते हैं, ये सब इक्विपमेंट है। और मटेरियल कौन से होते हैं, मटेरियल वे होते हैं जिनको आप प्रयोग करोगे 1 बार 2 बार 3 बार तो वे कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दोबारा परचेज करना पड़ेगा, फिर से उसको काम में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक मटेरियल की जो है ड्राइंग पेपर। अब दोस्तों ड्राइंग पेपर जो है उसको वो पहले अपने का उसके भी हम पूरी एकदम जड़ तक जाएंगे,
क्योंकि आपने ये जो कोर्स परचेज किया है तो आपको दूसरे लोगों की अपेक्षा, या जो मैंने पहले कंटेंट डाला था जल्दबाजी में क्योंकि वो पिछले साल की वैकेंसी थी, उससे पीछे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो इसमें आपको एकदम कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाए, इसलिए मैंने एक पॉइंट्स जो है देखिए। ड्राइंग पेपर में सबसे पहले आप देखेंगे हैंडमेड पेपर। सर ये कौन सा पेपर होता है? जो पेपर हाथ से बनाया जाता है, और एक होता है मील मेड पेपर, यानी जो मशीन से तैयार होता है। जैसे आप देखेंगे लाल कुआं के अंदर सेंचुरी प्लम एंड पेपर मिल्स जो है वो लगी हुई है, आप कभी वहां जाइएगा, विजिट कीजिएगा, मेरे बड़े भैया वहां जॉब कर रहे हैं, और आप जब उस कंपनी में जाकर के देखेंगे कि एक पेपर कैसे बनता है, तब आपको पता चलेगा कि मील मेड पेपर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हल्द्वानी से थोड़ा सा पहले है लाल कुआं स्टेशन, और लाल कुआं स्टेशन ट्रेन जाती है दिल्ली से डायरेक्ट, काठगोदाम वाली जो ट्रेन जाती है उसमें आप बैठ करके जा सकते हैं, और लाल कुआं जाकर के आप सेंचुरी प्लम एंड पेपर मिल के अंदर आप विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के लिए थोड़ा बहुत अंदर जानकारी होना चाहिए आपकी, और अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिले तो आप एक ग्रुप बनाइए, हम सब साथ चलेंगे, जिसमें आप नैनीताल भी घूम सकते हैं, काठगोदाम भी घूम सकते हैं, और नौकुचिया ताल भी घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। हैंडमेड पेपर कौन सा होता है? हैंडमेड पेपर में हैंड मतलब हाथ से बना हुआ, मेड मतलब बनाया हुआ। हाथ से बने कागज की सतह खुरदरी होती है, बिल्कुल पता है हमें, हम अपने हाथ से कोई काम करेंगे इतनी फिनिशिंग नहीं होगी, खुरदरी होती है, उसका रंग हल्का होता है, और इनका उपयोग नियमित काम के लिए नहीं बल्कि चार्ट के लिए किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो भी हमारा चार्ट जो जैसे हम बनाते हैं, नॉर्मल चार्ट, ड्राइंग शीट नहीं, साधारण जो चार्ट आते थे उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो होते हैं कौन से? हैंडमेड। आजकल तो जो चार्ट हैं वो भी मील मेड बनने लगे, लेकिन पहले ऐसा था कि ये जो चार्ट थे वो हैंडमेड हुआ करते थे। तो जो मील मेड चार्ट आ रहे हैं उनको कैसे परिभाषित किया जाता है, पता कैसे चलेगा कि ये हैंडमेड है या मील मेड है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे साथियों। अब हम चलते हैं मील मेड पेपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इसी मील मेड पेपर पर हमने हमारी ड्राइंग बनाते हैं। तो मील मेड पेपर में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मील में निर्मित होता है, मतलब ये कि फैक्ट्री में बनता है, उपयोग किए जाते हैं सबसे अधिक विभिन्न आकारों में, रोल्स में उपलब्ध है। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 4, 5, 6, 7 जितने भी आप क्वेश्चन कहें उतने कम हैं। देखिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले बात ये होती है कि जो पेपर खरीदा जाता है, क्वेश्चन बनता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे बनता है कि ड्राइंग पेपर जो है या ड्राइंग का जो शीट है, A4 साइज शीट जो है, उसका एक रिम परचेज करना है, तो उसको हम कैसे परचेज करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो उसको हम दर्शाते हैं साथियों प्रति रिम किलोग्राम, यानी उसका वजन दर्शाया जाता है कि एक रिम में कितना वजन है। जैसे एक रिम 5 किलो का है, एक रिम 3 किलो का है। अब 3 किलो और 5 किलो वाले रिम में क्या होगा कि उसके अंदर जो पेपर लगा होगा वो क्या होगा? पतला होगा, और जिसमें वजन ज्यादा है वो क्या होगा? पेपर थोड़ा सा मोटा होगा। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है डेंसिटी इन, यानी जो भी मील मेड पेपर है उसको या तो रिम प्रति किलो कि इस रिम के अंदर कितना किलो वजन है, या फिर आप डेंसिटी इन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, ये इसका निर्देशन करने का तरीका है। क्या? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब उसके अंदर कितना डेंस है वो कागज कितना डेंस है, उसको हम लिखते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये पूरी फॉर्म होगी दोस्तों, मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। यानी यहां पर देखिए अलग से कलर किया है G, और फिर दूसरा देखिए S फॉर स्क्वायर और M फॉर मीटर। GSM, GSM कितने GSM का पेपर है? ध्यान से देखना, जब आप A4 साइज का प्रिंट निकालते हैं, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकालते हैं, तो उसके ऊपर जो वो जिस रिम के अंदर पैक होता है उसके ऊपर लिखा होगा कि इतने GSM का पेपर है, 50 GSM का पेपर है, 100 GSM का पेपर है, 200 GSM का पेपर है। जैसे आपकी मार्कशीट है, थोड़ी सी ज्यादा वो होगी, टाइट होगी, सख्त होगी, चिकनी होगी, है ना, तो चिकने से उसके अंदर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो उस कागज का मोटापन है वो डिनोट किया जाता है किससे? GSM। GSM का मतलब ये हो गया ग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का अगर कोई कागज है, जैसे मान लीजिए ये एक ड्राइंग शीट है ये, ठीक है, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस 1 मीटर स्क्वायर के कागज में, यानी इस पूरी शीट के अंदर या 1 मीटर स्क्वायर के कागज के अंदर कितने ग्राम का है? ठीक,
अब जैसे जैसे ये ग्राम बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पेपर की मोटाई भी बढ़ती जाएगी। 200 से 300 जीएसएम का पेपर है तो मतलब ये हो गया 200 से 300 ग्राम पर स्क्वायर, यानी अगर 200 सिर्फ 200 की बात करूं मैं, 200 जीएसएम का कोई पेपर है, कितने का 200 जीएसएम, 200 जी फॉर ग्राम, 200 ग्राम पर स्क्वायर, यानी 200 जीएसएम वाले पेपर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप पेपर लोगे, कि ऐसा पेपर जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसको अगर आप माप करके देखेंगे, तोल करके देखेंगे, तो उसके अंदर वजन कितना मिलेगा आपको, 200 ग्राम का मिलेगा। वो बाद में डिवाइडेशन है कि आप इसके 6 भाग करते हैं, 8 भाग करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो में काम में लेते हैं, मार्कशीट प्रिंटिंग में काम में लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की सीट कम से कम इतनी बड़ी होती है, जो हमारी सबसे बड़ी सीट है, उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं साथियों। चलते हैं थोड़ा आगे, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, साइज ऑफ ड्राइंग शीट। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा हमने, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ा कि हैंडमेड, मील मेड, उसके अंदर भी क्वेश्चन कहां से उठेगा, जीएसएम, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका डेजिग्नेशन पता होना चाहिए। कोई भी ड्राइंग शीट है उसका डेजिग्नेशन, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ड्राइंग शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा है, वो कहेगा कि जो ड्राइंग शीट होती है इसको प्राय किस अक्षर से विनिर्देशित किया जाता है, या इसे प्राय डेजिग्नेशन क्या है इसका, पदनाम क्या है इसका, हिंदी में अगर बात करें तो इसका डेजिग्नेशन यानी पदनाम क्या है, तो इसे हम A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5 साइज से करते हैं। साधारण तो ITI में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आजकल शीट लग रही है दोस्तों A3, हालांकि अब तो हटा दी है, जो CITS कर रहे हैं उनके अंदर ये लग रही है A3 साइज की शीट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इससे बड़ी शीट, A3 को डबल कर दिया जाए तो ये हमारी होती है A2 साइज की शीट, जो डिप्लोमा और बीटेक में हम बड़े से भोंपू के अंदर डाल करके उसको लेकर के जाते थे, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ शीट A0, A1, A2, A3 एंड A4, A5 इत्यादि से इसको डिनोट किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन ड्राइंग शीट से रिलेटेड ऐसे पूछा जाएगा। फिर इसमें ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सबसे बड़े आकार की जो शीट होती है उसे किससे डिनोट किया जाता है, A0 से किया जाता है। ध्यान रखना, कुछ बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर A5 लिखा है, 5 माने 5, 0 माने 0 है, तो ठीक है, वो सोच रहा है बड़ी शीट पूछिए तो बड़ा 5 है तो हो सकता है 5 हो, नहीं, उल्टा चलना है इसमें। A0 सबसे बड़ी शीट होती है, दिमाग में घुसा लीजिए। आपने देखा होगा हमारा टाइटल ही यही है, किसी चीज को पढ़िए, समझिए, और अगर एग्जाम नजदीक है साथियों और नहीं पढ़ा या नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट दीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आपने पढ़ा था या आपने समझा था या नहीं समझा था। अगर आप केवल नॉलेज मात्र के लिए किसी भी स्टडी को कर रहे हैं तो आप पढ़िए और उसको समझिए और उसको समझिए और उसको समझिए, क्योंकि समझेंगे तभी आपको उसका ज्ञान होगा। लेकिन अगर आप बात करें पर्टिकुलर किसी सिलेक्शन की और एग्जाम नजदीक है तो आप रट दीजिए, कुछ बातें नहीं समझ आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन यहां मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई है कि एक सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे बड़ी आकार की जो सीट होती है साथियों, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कैसे होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि कोई ड्राइंग शीट है, ठीक है, कोई भी ड्राइंग शीट है और उस ड्राइंग शीट के अंदर क्या दिया गया है, दो चीजें दी गई है। ये जैसे मान लीजिए एक ड्राइंग शीट है, एक तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी लंबाई, और दूसरा इसके अंदर क्या होगी, चौड़ाई। तो माना लंबाई को x मान लिया, y मान लिया, और इसको चौड़ाई को x मान लिया। 841 इंटू 1189। जैसे अभी देखो यहां पीछे जब हम बात करेंगे शीटें, अभी मैंने डेजिग्नेशन बताया A0, A1, A2, A3, A4, A5। जब भी सीट बनाई जाती है या हम सीट को काम में लेते हैं या हम सीट को लगाते हैं तो हमारे सामने क्या होता है कि हम सीट एक बार में नहीं बना पाते हैं, एक बार में, दो बार में, फोल्डिंग करने में साइड से सीट क्या हो जाती है, किनारों पर कट जाती है, फट जाती है, दरार आ जाती है उसके अंदर। ये हमने प्रैक्टिकल के दौरान भी देखा हुआ है और ये एक रियल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो शीट होती है वो दो तरीके से अवेलेबल है, एक तो होता है ट्रिम्ड साइज और एक होता है साथियों अनट्रिम्ड साइज। तो ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज क्या है, तो ट्रिम्ड साइज और अनट्रिम्ड साइज ये है, ट्रिम्ड साइज में क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं परिष्कृत माप, ट्रिम्ड साइज।
ट्रिम्ड साइज का मतलब क्या होता है? परिष्कृत, परिष्कृत। और अनट्रिम्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिष्कृत माप। अपरिष्कृत माप जो होता है वो परिष्कृत माप से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? सिर्फ एक याद रखना है, एग्जाम टाइम में आपको इसमें से किसी का भी साइज पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि A0 का साइज बताइए, A2, A1, किसी का A4 साइज का जो पेज दिन रात हम काम में लेते हैं उसका साइज पूछा जा सकता है आपसे, क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो इसमें कम से कम 4-5 जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको याद करने की डायरेक्ट ट्रिक है। देखिए पहले को याद रखिए, सिर्फ इसका जो साइज आप देख रहे हैं 841 इंटू 1189, ये याद रखना है, 841 इंटू 1189 mm। अगर किसी बच्चे ने इसको याद रख लिया तो आगे के माप जो है उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इसमें? एक ट्रिक देखिए छोटा सा, ये 841 जो है इसको यहां से उठाइए और यहां पर प्लेस कर दीजिए। ये देखिए 841 यहां था, ये 841 हमारा कहां हुआ? यहां हुआ, ठीक है। और ये जो 1189 है इसको आधा करके, तो 1189 को जब आप आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 594.5 आएगी, क्योंकि उधर देखिए विषम संख्या है, यहां पर 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या। जो भी डिवाइडेशन करेंगे तो 0.5 में आएगी, तो वो 0.5 हम थोड़ा छोड़ देंगे उसको याद रखने के लिए। तो A1 जो सीट है हमारी, कौन सी सीट? A1 जो सीट है इसका जो माप है हमारा वो कितना आ जाएगा? 594 इंटू 841। ऐसे ही आपको याद रखना है, याद कुछ नहीं रखना, 841 इंटू 1189, 1 2 4 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट वाले को आधा करके फर्स्ट में, तो साइज बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप अपने पेन कॉपी लेकर के, फिर देखिए ये 594 है, इसको यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, ये रहा 594। 841 का आधा जब हम करेंगे तो 420.5 आएगा, तो ये 420 यहां पर लिखा हुआ है, तो ये देखिए 420 पहले को लास्ट में, तो ये 594 हमारा यहां दिया गया है 594। इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे 420 तो ये 420 सेम लिखा हुआ है, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट वाले को आधा करके फर्स्ट में। 594 को जब आप आधा करोगे तो ये पूरा 297 बनेगा, यानी 297 बनेगा, ये बन गया आपका। और ये 420 था, वो 420 सेम का सेम डिजिट जो है वो यहां आ जाएगा। इस क्रम में आपको चलना है, ये प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर एक बार और बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कहता है कि अनट्रिम्ड साइज को सर कैसे याद रखा जाए? तो अनट्रिम्ड साइज में क्या है? सिर्फ आपको एक याद रखना है। जैसे 841 था, इसको 880 याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेज थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है, यानी 10-10 mm एक्स्ट्रा कर दो आप, ये मान लो बस। तो 10-10 mm, 20-20 mm दोनों तरफ से अगर करें तो ये हो जाएगा कितना? 841 की वजह ये हो गया कितना? 880, 880, 880। और ये कितना था? 1189, ठीक है। और इसके अंदर आपने कितना जोड़ दिया? 40 और जोड़ दीजिए। देखिए इसमें 40-40 का गैप आ रहा है, 89 मान लो, 90 मान लो, 100 और फिर ऊपर कितने हैं यहाँ पर? 30। तो यानी आपने इसमें 40 ऐड किया, इसमें भी 40 ऐड किया, तो ये हमारा बन गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 2-4 बोलोगे याद हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही याद रखता था 1 2 3। तो आगे तो जाना नहीं है, अक्सर तो लास्ट लिखना है, तो 0 रह गई पीछे, तो ये 1230 बन जाएगा साथियों। 880 इंटू 1230। आगे का खेल सेम है, ध्यान से देखिए। ये 880 फर्स्ट को हमने रिप्लेस कर दिया कहां पर? लास्ट में, ये हमने लिखा 880। लास्ट वाले को आधा करके, लेकिन लास्ट वाले को जब आधा करेंगे ना तो इसके केस में आपको छोटा सा ट्रिक याद रख लेना। जैसे 1230 को आधा करोगे तो कितना बनेगा? तो 1230 को आधा करोगे तो बनेगा जी 615। 615 में 10 जोड़ दो तो कितना बन गया? 625। ये 10 सभी में जुड़ेगा, देखो 1 2 3। जब आपको ये लगने लग जाए कि यहां पर तो सर 10 वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो उसके नियर अबाउट कोई वैल्यू लेना, ठीक है। हालांकि अनट्रिम्ड साइज पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसी तैयारी करवाना चाहता हूं जिससे कि आप कभी भी किसी बच्चे को पढ़ाएं या किसी बच्चे को आप बताएं तो उस बच्चे को यह लगना चाहिए कि वास्तव में आपने पूरा गहन नॉलेज है आपके पास। मैंने क्या कहा? जो 841 इंटू 1189 को याद कर लेगा, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को आधा करके फर्स्ट में, ये अगर नियम को फॉलो कर लेगा तो वो सारे ट्रिम्ड साइज बना सकता है। 40 mm इसमें एक्स्ट्रा कर दो, 40 इसमें कर दो।
ये तो वैल्यूज जो है वो ऐसे हैं, देखो 841, 1189, क्योंकि ये ट्रिम्ड साइज है, बिल्कुल परिष्कृत माप है। ये क्या है? अपरिष्कृत माप है। इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहां तक अगर बच्चा पहुंच भी गया तो वो ऑप्शन देखते भी क्लिक कर सकता है। क्लियर? तो 841, इसमें 40 जोड़ दिए 80 बन गया, इसमें 40 जोड़ दिए 1230 बन गया। फर्स्ट को लास्ट में ये तो सेम है, देखो 880 इधर है, 625 इधर है, 450 इधर है, 330 इधर है, 240 इधर है। फर्स्ट को लास्ट वाला तो सेम है, लेकिन जब लास्ट वाले को आप इधर रखते हो, कब? जब आप अनट्रिम्ड साइज को ऑप्शन को क्लिक कर रहे हो। तो 1230 का आधा कितना होता है? 615, 10 ऐड कर दो। 840 का आधा कितना होता है? तो 880 का आधा कितना होता है? तो 880 का आधा होता है 440, इसमें फिर से 10 ऐड कर दो। ठीक है, अब ये हो गया 450। अब आगे चलते हैं, ये 450 का आधा कितना होता है? तो वो होता है हमारा 225। तो यहां आकर के आपको गड़बड़ लग रही है कि सर यहां पर आकर के 450 का आधा करें तो बन गया हमारा 225, 10 ऐड करें तो 235। तो ध्यान से देखना, 235 के आसपास का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो 240 नियर अबाउट तो आप पहुंच गए उसके। ठीक है, उसके बाद में आप जब देखेंगे लास्ट 330, तो 330 को जब आप आधा करेंगे तो पूरा मिलेगा, इसमें तो 10 ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये ऊपर की 3 वैल्यू थी, इसके लिए मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, इसको याद रखने का तरीका बता दिया है। अगर आप एक बार इस चीज को ट्राई करते हैं जैसे मैंने बताया उस तरीके से, तो बिल्कुल ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद साथियों आगे चलते हैं, क्योंकि हमें जो है इस टॉपिक को क्लियर करना है और क्लास जो है हमारे पास, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है कि ये जो आप देख रहे हैं कि लंबाई मीटर में दी गई है। अभी जो हम साइज पढ़ के आए हैं 1189, वो mm में पढ़ा है बच्चों। जब इस 1189 को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये दशमलव यहां हो जाएगा। अब ये यहां से जो है क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं। ये जैसे 1189 है तो ये पॉइंट mm की बजाय अब हम क्या लिख सकते हैं? मीटर। तो ये 1189 मीटर, 1189 नहीं सॉरी 1.189 मीटर बन गया। और ये 841 था, इसमें जब 1000 से भाग देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 0.841। अब ये मीटर और मीटर वाले की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी 99,999.9, यानी इस तरीके से आएंगी 999999। तो जब इसको आप डिवाइडेशन करोगे, क्योंकि ये तो mm स्क्वायर में होती है, जैसे 841 इंटू 1189 को गुणा किया किसी बच्चे ने, वो वैल्यू आएगी mm स्क्वायर में। वो वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू होगी। इस mm स्क्वायर को जब आप बदलोगे किसमें? मीटर स्क्वायर में, तो वो वैल्यू बन जाएगी आपकी 0.999999, माने 99 पैसे। और इस 99 पैसे को हम लिखते हैं क्या? एक मीटर स्क्वायर, इसलिए इसको 1 मीटर स्क्वायर बोला गया है। एग्जैक्ट वैल्यू जो देखोगे तो वो ये मिलेगी 0.9999 मीटर स्क्वायर। 0.99 यानी नजदीकी मान, निकटतम वैल्यू किसकी है? ये 99 पैसे, 1 रुपए के नजदीक है, तो इसलिए इसको 1 मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर है साथियों? इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर और भी इसमें कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि कोई भी ड्राइंग शीट होती है, उसको काटने का तरीका, उसको बनाने का तरीका क्या होता है? तो जब मील में आप पेपर बनते हुए देखोगे तो पूरा रोल चलता है, वो उस पूरे रोल से क्या होता है, फिर बीच में कट्स लगते हैं। कट्स लगने के बाद में जो A0 साइज में वो कटती है, A0 साइज के बाद फिर वो कटिंग होती है, तो वो A0 के बाद A1 A2। तो सबसे जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये A0 को इंगित कर रहा है। ये वाला भाग किसको इंगित कर रहा है? A0 को इंगित कर रहा है। A0 के जब आप बीच में से आपने फोल्ड कर दिया तो बन गया क्या? A1। A1 को बीच में से काटा तो ये सीट इतनी इतनी बचेगी, मतलब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है सीट। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है हाल्विंग एंड डबलिंग, दोनों तरीके से कह सकते हैं। कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ चले, A4 A3 A2 A1 A0, तो वो क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, यानी A4 को डबल करोगे कौन सी सीट बन जाएगी? A3। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर A3 सीट को डबलिंग किया जाए तो क्या बनेगा? तो A3 को डबल करोगे तो उसकी A2 उससे बड़े वाली सीट बनेगी, A2 को डबल करोगे तो उससे बड़े वाली सीट बनेगी। अगर वो पूछे कि A1 को हाल्विंग किया जाए, मतलब उसको हाफ किया जाए, तो क्या होगा? तो अगर A1 को हाफ कर रहे हो तो A2 बनेगा, A2 को हाफ करोगे तो A3 बनेगा। तो ये हाल्विंग और डबलिंग जो मेथड है, हाफिंग डबलिंग, तो ये मेथड जो है कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए सिमिलरिटी टू फॉर्मेशन कि इसमें क्या समानता होती है, तो जितने भी पेपर कटे होंगे उनकी समानता हमेशा यही होगी। क्या होगी कि ये एक ड्राइंग शीट दिखा रखी है यहां से यहां तक, ये देखिए ये जो भाग है यहां से और यहां से, वो आगे तो है डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, जब लाइन चैप्टर पढ़ेंगे डायमेंशन पढ़ेंगे, ये एक शीट है। इस शीट की जो ये छोटी भुजा होती है इसको डिनोट किया गया है एक्स से। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उसने कहा एक्स बराबर 0.841, तो ये एक्स का वैल्यू लिया था उसने मीटर के अंदर, एमएम में नहीं मीटर के अंदर। और ये जो है वाई की वैल्यू है, ये कितनी ले रखी थी, ये देखो 1189 लिखो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये भी मीटर में। तो x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, एरिया होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ रही थी मीटर में, तो वो 0.999999 इस तरीके से चलेंगे। जब इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल दिया अब, तो ये 99 पैसे, इसलिए इसको 1 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, ये सेम मेथड आगे चलता रहेगा। क्या किया कि जब बड़ी सीट थी, इस बड़ी सीट से जस्ट छोटी सीट को जब हम बनाएंगे, तो उसमें उसने क्या किया है, उस चीज को आप देखिए दोबारा से। हमेशा वो देखो क्या कर रहा है, y/2 कर रहा है। y/2 का मतलब ये जो भाग है इसको बीच से काट दिया, y/2 करके शीट को खड़ा किया, तो ये वाली शीट बन जाएगी, ये वाली शीट ये बन गई y/2। फिर इसके अंदर x और y, तो ये जो कॉर्नर है ये y/2 है, किसका, इस बड़ी वाली का। ठीक है, तो ये आगे से आगे जो है प्रक्रम इस तरीके से चलता रहता है। ठीक, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आल्विंग डबलिंग मेथड से। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है इसमें दिया गया है मेथड ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर स्टैंडर्ड पब्लिकेशन 46/2003। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा वो एक ऑथेंटिक होगा, उसमें कहीं कुछ भी सोचने के लिए आप कभी भी उसमें डाउट नहीं देखें। ठीक है, तो ये जो इमेज मैंने यहां लगाई है, ये इमेज शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो पिक्सल है वो थोड़ा क्या हो गया साथियों, इसमें सही से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास था, तो इसलिए इसको मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा भी ये बता देता हूं, जैसे कि ये आपके पास एक ड्राइंग शीट है। ठीक है, इस ड्राइंग शीट को फोल्ड कितने कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ड्राइंग शीट है A1 टाइप की ड्राइंग शीट है, तो पहले तो आपको ये पता हो कि A1 जो टाइप होता है उसका कितना माप क्या होता है, तो उसका जो साइज होता है 1189 का आधा होता है 594 इंटू 841। कहने का मतलब ये हुआ कि ये है 841 mm और ये जो है आपका 594 mm। ठीक है, तो जिस किसी भी सीट को आप फोल्ड करो तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक ध्यान में रखना है आपको 210 और दूसरा ध्यान में रखना है 297। जब कभी भी हम शीट में फोल्ड लगाते हैं तो वो 210 mm या 297 mm, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये मेरी शीट है। ठीक है, मैं अपने हाथ को कहां से मोड़ सकता हूं, तो सिर्फ कोहनी से मोड़ सकता हूं, बाय नेचुरल है ये। तो उसी प्रकार एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन SP 46 में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम सीट को भी अपनी मर्जी से नहीं फोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए भी एक नियम बनाया गया है, क्या कि जब भी आप फोल्ड करोगे तो वो इस 210 और 297 वाले नियम से ही करोगे। तो साथियों ये क्या है 210 और 297 का नियम, इसके लिए हम बात करते हैं। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये सीट लंबी इस तरीके से है, तो जैसे यहां से कोई व्यक्ति चलेगा तो यहां से चलने के बाद 210 mm पर एक फोल्ड यहां लगा देगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे 210 mm तो यहां हो जाएगा, तो 200 और 200 400 mm, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर हो गया तीसरा फोल्ड 200 400 600 800, 210 mm का है, 10 20 30 40, मतलब 840, लास्ट वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। टाइटल बॉक्स हमारा यहां होता है, तो सीट फोल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही होता है कि आपका जो टाइटल बॉक्स है वो सीट फोल्ड करने के बाद ऊपर दिखाई दे, बैक साइड में दिखाई दे, क्योंकि फोल्ड हुई सीट का टाइटल बॉक्स 50 बच्चों की सीट है, उसमें से देखना है सुनील कुमार की कौन सी है, प्रदीप की किसकी है, सलोनी की कौन सी है, पंकज की किसकी है, ठीक है, संतोष की सीट कौन सी है। तो उसके अंदर जब हम सीट को निकालना होगा तो टाइटल बॉक्स ऊपर होगा तो इजीली, वरना सभी सीटें खोल खोल करके देखनी पड़ेंगी हमें। तो फोल्ड कितने हुए साथियों, 210 पे पहला फोल्ड, अगले 210 पे दूसरा फोल्ड, और ये हुआ साथियों तीसरा फोल्ड। 3 फोल्ड तो हमने ऐसे कर दिए। अब ये 594 mm की है साइज में इस तरीके से, चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो चौड़ाई में जो फोल्ड किया जाता है वो 297 पे किया जाता है।
ना तो 295 पे और ना ही आगे जाएगा। फोल्ड का नियम है। यहां से 297 पे कोई कैंडिडेट जाएगा तो यहां पर एक फोल्ड हो जाएगा, और आगे जब 297 जाएगा तो सीट खत्म होगी, मैंने कोई फोल्ड हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पर एक फोल्ड हो जाएगा, यानी पहले सीट ऐसे फोल्ड की जाएगी, फिर सीट को वापस भी मोड़ा जाएगा। एक कागज की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो भी 297 वाला जो फोल्ड किया, 297 इधर रह गई सीट और 297 mm इधर रह गई। इसको जब फोल्ड किया तो एक फोल्ड और बन गया, तो टोटल फोल्ड कितने हो गए? 4। ऑब्जेक्टिव टाइप में यही पूछा जाता है कि A0 में कितने फोल्ड होते हैं जब सीट को फोल्ड करते हैं, A1 में नंबर ऑफ फोल्ड्स, ठीक है, मोड़ों की संख्या बताइए। तो A2 के अंदर A0 A1 में हमने आज देखा किस तरीके से पूरा डिटेल में, रट के नहीं जाना, रट के तब जाना है जब समझ में नहीं आए कोई चीज को। तो A1 के अंदर नंबर ऑफ फोल्ड्स पूछे जाए तो कितने होंगे? 4। अब आप किसी साधारण पब्लिशर की किताब उठाओगे, किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें आपको अलग अलग तरीके दिए गए होंगे उसमें आप, लेकिन फोल्ड का नियम यही रहेगा। उन्होंने फोल्ड्स के आगे लिख रखा है, बाय मिस प्रिंट हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ये एकदम ऑथेंटिक याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो क्लास काफी लंबी हो चुकी है, मैं ये सोचूंगा कि ये 40 मिनट की ही क्लास रहे तो ठीक रहेगा। तो आज जो हमने पढ़ा उसके अंदर यही पढ़ा है साथियों, क्या हमने ड्राइंग शीट को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद जब हम बात करेंगे ड्राइंग शीट के बाद जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम ड्राइंग बोर्ड को पढ़ना शुरू करेंगे। ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है, ड्राइंग बोर्ड के साइज क्या होते हैं, उनको याद रखने की ट्रिक क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और उस ट्रिक के अंदर ड्राइंग बोर्ड टी स्क्वायर, जैसे आज मैंने आपके ड्राइंग शीट का जो है बिल्कुल इजीली क्लियर कर दिया, 841 इंटू 1189, उसको अगर 40-40 mm और दे दोगे तो 841 में 40 दोगे 880 बन जाएगा, और 1189 को 40 दोगे तो 1230 mm बन जाएगा। फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को आधा करके फर्स्ट में, और वो पूरा मेथड जो है हमने आज सीखा। एक बार पूरी क्लास का रिव्यू, नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 मिनट तक मैं आपसे यही पूछूंगा कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो समस्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग की किसी भी छात्र के नहीं रहे, और मैं चाहता हूं कि कोर्स की फीस आप डिसाइड करें। आप मुझे बताएं कि एक गरीब से गरीब बच्चा, अमीर से अमीर बच्चा, कोई भी इस कोर्स को परचेज कर सके और अच्छे खासे मतलब जो डोनेशन है वो भी इस संस्था को मिल सके और हर बच्चा पढ़ सके। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं जिसमें देखा गया है कि हर आदमी मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे, डायरेक्ट पैसे लेने का मेरा मोटिव नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत जो भी स्टूडियो में शामिल हैं, इनकी मेहनत इनको मिलती रहे, उतना अपने को डिसाइड करना है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। बस शेयर करना नहीं भूलिएगा आप।